वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपीएल क्लासेस। आज हम एच पी टैट मेडिकल जून 2022 का साइकोलॉजी सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला ही क्वेश्चन क्या आया हुआ है? पहला ही क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ बेस्ट इन चेंजिंग द अनडिज़ायरेबल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि बच्चा जो है वो कोई अनडिज़ायरेबल बिहेवियर कर रहा है, यानी कि कुछ गलत काम कर रहा है, तो बच्चे को टीचर क्या करेगा? पुनिश करेगा। याद करना कभी भी पुनिशमेंट नहीं देनी है हमें। एज ए टीचर कभी भी बच्चे को पुनिश नहीं करना है, साइकोलॉजी बोलती है। आगे लिखा है ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द गार्डियन। गार्डियन को नोटिस देने की क्या ज़रूरत है? गार्डियन को नोटिस करवाने की ज़रूरत भी नहीं है। इग्नोर भी नहीं करना है। याद रखना, इग्नोर जो होता है नेगेटिव वर्ड होता है कि जब बच्चा कोई बिहेवियर कर रहा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, वो आपने कभी नहीं करना है। आगे लिखा है टू आइडेंटिफाई द कोज ऑफ अनडिज़ायरेबल बिहेवियर एंड रेमेडी स्टेप। यानी कि आपने उस कारण पता करना है कि बच्चा ये बिहेवियर शो कर रहा है तो क्यों कर रहा है, फिर उस कारण का पता लगाना है। तो आंसर क्या होगा? थर्ड। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्टली अरेंज। तो मेमोरी में सबसे पहले क्या होती है? पहले होती है एनकोडिंग, फिर होती है स्टोरेज और फिर होती है रिट्राइवल। एनकोडिंग सबसे पहले क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, तो क्या बनती है? वो हमारे दिमाग में उसकी कोडिंग होती है, फिर उसको हम स्टोर करके रखते हैं माइंड में। फिर उसको रिट्राइव का मतलब होता है जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब उसको क्या कर सकते हैं? दोबारा प्रेजेंट कर सकते हैं, वो होता है रिट्राइव। तो कौन सा आंसर हुआ? एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आता है एलेक्सिया इज विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। एलेक्सिया या डिसलेक्सिया जो होती है वो रीडिंग डिसेबिलिटी होती है। इसमें बच्चा के मान लो पेपर में क्वेश्चन आएगा, बच्चा सा को वाज पढ़ रहा है, 6 को 9 पढ़ रहा है, तो वो क्या होगा? वो रीडिंग डिसऑर्डर होगा, रीडिंग डिसेबिलिटी होगी। राइटिंग डिसेबिलिटी को हम बोलते हैं डिसग्राफिया। क्या बोलते हैं? डिसग्राफिया, यानी कि ग्राफ बनाना। ग्राफ यानी कि जैसे ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ लिखते टाइम क्या होता है? हम लिखते हैं। तो राइटिंग डिसेबिलिटी क्या होती है? डिसग्राफिया। ये होती किसको है? ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, दैट इज़ ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड को होती है। ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड लोगों को होती है, इनके हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, उनको लिखा नहीं जाता ढंग से। आगे लिखा है स्पीकिंग यानी कि लैंग्वेज डिसऑर्डर जो होता है वो होता है अफेजिया। वो क्या होता है? अफेजिया। आगे पूछा विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इज कंसीडर एज अ मोस्ट साइंटिफिक मेथड एंड ऑब्जेक्टिव मेथड। मोस्ट साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड कौन सा होता है? वो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है। और इसका एक मेन कंडीशन आती है, कौन सी कंडीशन में होता है? ये कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है। किस में होता है? कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है। किस में होता है? कंट्रोल्ड कंडीशन में। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इसमें हम फाइंड आउट क्या करते हैं? इसमें हम कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को निकालते हैं कि कोई चीज़ हो रही है तो उसका क्या कारण है। ठीक है, ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि हम किसकी स्टडी करते हैं? इसमें कॉज एंड इफ़ेक्ट की, और उस कंट्रोल्ड कंडीशन होता है। इसमें हम हाइपोथेसिस भी बनाते हैं। इसमें एक स्टेप होता है दैट इज़ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में एक आइडिया लगाना कि हो सकता है कि ऐसा हो। अगर वो चीज़ ना हो तो उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। और ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि हाइपोथेसिस क्या होती है। हाइपोथेसिस इज अ हाइपोथेसिस जिसका रिजल्ट का भी वेरिफिकेशन नहीं हुई होती है। लेकिन हमने सोचा होता है कि हो सकता है कि ऐसा हो। आगे लिखा है क्रिएटिव स्टूडेंट कैसे होते हैं? वो डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं। उनके पास ओरिजिनल आइडिया होता है। क्या होता है? ओरिजिनल आइडिया और न्यू सॉल्यूशन होता है। न्यू सॉल्यूशन होता है। कन्वर्जेंट थिंकर कभी नहीं होते हैं। हार्ड वर्किंग का मतलब नहीं होता है कन्वर्जेंट।
आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू मैकडूगल बेसिक इंस्टिंक्ट थ्योरी क्यूरियोसिटी किससे रिलेटेड होता है। इसने बहुत सारे इमोशन दिए थे, तो उसमें जैसे पूछा है तो क्यूरियोसिटी किससे रिलेटेड होता है, वो वंडर से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, वंडर से। आगे लिखा है स्कोप ऑफ स्टडी चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का दायरा कहाँ तक है, कहाँ तक यूज़ होती है। स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट की चाइल्ड की डेवलपमेंट में तो जरूरत होती है। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन चाइल्ड, कि चाइल्ड के ऊपर इन्वायरमेंट का क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो भी सही बात है। स्टडी द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये भी बात सही है। तो आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस। आगे पूछा है हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, तो वो कौन से थे, विलियम वुड। क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि उन्होंने 1879 में वर्ल्ड में सबसे पहले लिप्जिंग जर्मनी में साइकोलॉजी की पहली लैब खोली थी, साइकोलॉजी की पहली लैब खोली थी। अब सिगमंड फ्राइड कौन थे, इन्होंने साइको एनालिसिस के फादर थे, साइको एनालिसिस के फादर थे। और दूसरा इन्होंने एक थ्योरी दी थी, उसको बोलते हैं साइको सेक्सुअल थ्योरी। यंग ने क्या दिया था, आर्केटाइप दिए थे, यंग ने क्या दिए थे, आर्केटाइप दिए थे, ये भी क्वेश्चन आता है। और यंग ने एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी दिया था, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे द चाइल्ड आर एबल टू ग्रैस्प द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड कंजर्वेशन। ये क्वेश्चन ही गलत है वैसे, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट परमानेंस दिया है और कंजर्वेशन दिया है। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है वो सेंसरी मोटर में आता है। सेंसरी मोटर का टाइम पीरियड कितना होता है, 0 से 2 साल। प्री ऑपरेशनल का कितना होता है, 2 से 6 साल। कंक्रीट का कितना होता है, 6 से 12 साल। और फॉर्मल का होता है 12 से लेके 18 साल। अब सेंसरी मोटर में बच्चा क्या करता है, इमिटेशन करता है। इसमें जो इमिटेशन और दूसरा आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। एक आता है इमिटेशन, एक आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। दूसरा दिया है प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या आता है, इसमें एनिमिज्म आता है, इररिवर्सिबिलिटी आती है। ये कुछ पेन पॉइंट्स हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल में क्या आता है, कंजर्वेशन आता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। और यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। और फॉर्मल में क्या आता है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। देखो ये दो परमानेंस कहाँ आएगा, वो आएगा सेंसरी में, और कंजर्वेशन आता है कंक्रीट में। ठीक है, तो उन्होंने आंसर वैसे फाइनल आंसर की तक भी कंक्रीट ऑपरेशनल ही रखा था, लेकिन आंसर क्वेश्चन गलत था ये। आगे पूछा हुआ है वाटसन और स्किनर बोथ कंट्रीब्यूट इन विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, वो दोनों किससे बिहेवियरिज्म से बिलोंग करते थे, किससे, बिहेवियरिज्म से। कोग्निटिज्म के फादर कौन से, अल्बर्ट बंदूरा। अल्बर्ट बंदूरा ने लर्निंग की कौन सी थ्योरी दी थी, ये भी पता होना चाहिए। अल्बर्ट बंदूरा ने लर्निंग की कौन सी थ्योरी दी थी, ठीक है, इसने दी थी सोशल लर्निंग थ्योरी। इसको हम इमिटेशन लर्निंग भी बोलते हैं, मॉडलिंग भी बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, सोशल कल्चर के बारे में किसने कहा था, वाइगोस्की ने कहा था। बिहेवियरिज्म के फादर कौन है वैसे, जेवी वाटसन। आगे लिखा है डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड स्लो प्रोसेस, तो डिफिनेशन आई है वो स्किनर ने कहा था। इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंटेंस एंड क्रूशियल पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि एक ऐसा समय होता है जहाँ पर बच्चे को अगर अच्छी सोसाइटी मिल जाए तो बच्चा कुछ कर जाता है, और गलत सोसाइटी मिल जाए तो बच्चा बिगड़ जाता है। तो वो कौन सा होता है, अडोलसेंस। अडोलसेंस पे बच्चे पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है पेरेंट्स को, अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चा बिगड़ जाता है। आगे पूछा है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यू विच आर यूनिवर्सल इन नेचर, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब इंसान ऐसी वैल्यू डेवलप कर लेता है अपने अंदर जिसका कुछ जो यूनिवर्सल नेचर होती है, यानी कि जैसे परमात्मा की प्राप्ति,
इसको बोलते हैं हम मैनिफेस्टेशन। वो क्या होता है? मैनिफेस्टेशन। वो क्या होता है? मैनिफेस्टेशन। आगे लिखा है हु प्रोपाउंडेड लॉ ऑफ लर्निंग। तो लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी में। किसमें? ट्रायल एंड एरर थ्योरी में। फ्रूड ने कितनी? साइको एनालिसिस। स्किनर ने कौन सी दी थी? ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। अल्फ्रेड एडलर कौन से थे? फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। आगे पूछा है ईगो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? ईगो जो होता है वो रियलिटी पे करता है, प्लेजर पे क्यों करता है? ईड करता है। सुपर ईगो जो है वो इसके ऊपर करता है, मोरालिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। आगे लिखा है हु सेड टू चिल्ड्रन हैव नो कॉमन एबिलिटीज़, कि दो चिल्ड्रन के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो ये कहा था हरलॉक ने। आगे लिखा है प्रोजेक्ट मेथड इज़ यूजफुल इन विच स्टेज। प्रोजेक्ट मेथड हर स्टेज में यूज हो जाता है, चाहे वो प्री ऑपरेशनल हो, मतलब कोई भी स्टेज हो, सभी में लग जाता है। आगे लिखा है थ्रस्टन और लिंकार्ड ने मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उन्होंने एटीट्यूड की स्केल दी है। किसकी स्केल दी है? एटीट्यूड। पर्सनैलिटी में बहुत सारे टेस्ट आते हैं, दैट इज 16 पर्सनैलिटी फैक्टर किसने दिया है? वो आरबी कैटल ने दिया है। फिर दूसरा आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि MMPI किसका टेस्ट है? वो भी किसका टेस्ट है? वो भी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। बहुत सारे टेस्ट है, जैसे रोशाइक ब्लॉट टेस्ट होता है, फिर थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किसने दिया था? वो मॉर्गन एंड मुरे ने दिया था। मॉर्गन एंड मुरे ने दिया था। ये रोशा ने इंक ब्लॉट टेस्ट दिया था। ये पर्सनैलिटी के बहुत सारे टेस्ट हैं, इंटेलिजेंस के बहुत सारे टेस्ट। आगे लिखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ इवेल्युएशन इज़। इवेल्युएशन का मतलब जैसे हम लास्ट में पेपर चेक करते हैं तो वहाँ पर हम क्या चेक करते हैं? बच्चे को पास और फेल करते हैं, बात सही है। बच्चे को जानते हैं कि बच्चे ने पूरे साल में क्या पढ़ा है, ये भी बात सही है। टू नो द प्रॉब्लम फेस्ड बाय चाइल्ड, इसमें हम ये भी चेक करते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ। आगे लिखा है डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज। कंसेप्ट आया यानी कि ये कंसेप्ट, लैंग्वेज, थिंकिंग, ये सारा एक वर्ड आए तो यानी कि वो कौन सी डेवलपमेंट होती है? वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब हमारे शरीर का विकास, हमारी लेंथ, वेट, वाइट बढ़ना। सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी में हम बात करना सीख गए, सब कुछ चीज़ें, वो हमारी सोशल डेवलपमेंट होती है। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब हमें पता है कि कहाँ पर हमें कौन सा इमोशन दिखाना है, दैट इज़ इमोशनल डेवलपमेंट। आगे पूछा है भी जो फॉलोइंग इज अ वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। देखो रैबर प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस कौन सा होता है? ये नॉन वर्बल होता है। को ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट भी एक परफॉर्मेंस टेस्ट है। फिर नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट है। ये नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट, ये बड़ी बार पेपर में आता है। वेस्लर एडवांटेज ये पहले दिया है, परफॉर्मेंस टेस्ट है तो परफॉर्मेंस ही होता है। ये भी नॉन वर्बल ही होता है। तो ये कौन सा बच गया? फिर स्टैनफोर्ड बिनेन ने जो टेस्ट दिया था वो पहला पेपर पेंसिल टेस्ट था, ये भी याद रखना है। तो ये वर्बल टेस्ट था। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग साइकोलॉजी डिस्क्राइब पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेट। ट्रेट के ऊपर किसने कहा था? वो अल्पोर्ट ने कहा था। अल्पोर्ट ने 3 तरह के ट्रेट बताए थे, एक कार्डिनल ट्रेट, एक सेंट्रल ट्रेट और एक तीसरा था सेकेंडरी ट्रेट। ड्यूड ने पर्सनैलिटी के बारे में वही ईगो, सुपर ईगो दिया था। शेल्डन ने क्या दिया था? शेल्डन ने बताया था फिजिकल पे एंडोमॉर्फिक, जो मोटे लोग होते हैं, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। यही पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस, जैसे इंसान दिखता है उस हिसाब से बताया था। आगे लिखा है रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ अनडिजायरेबल रिस्पॉन्स विद द अवर्सिव कॉन्सिक्वेंस, यानी कि कोई चीज़ आपके साथ गलत जुड़ गई है जिसके अवर्सी का होता है पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जैसे मान लो आपको कई बार आपने कई बार आपने कोई चीज़ की होगी, उससे आप मान लो फूल तोड़ा होगा तो आपको क्या कांटा लग गया, उसकी वजह से आपके अंदर एक कंडीशनिंग हो जाती है जिसको बोलते हैं हम अवर्सिव कंडीशनिंग। अवर्सिव कंडीशनिंग का मतलब इसमें हमारी पेनफुल कंडीशनिंग हो चुकी है। हर बार हम कभी फूल तोड़ने जाएंगे तो हमें डर लगेगा, दैट इज़ अवर्सिव कंडीशनिंग। आगे लिखा है जो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज रिलेटेड टू इफेक्टिव काउंसलर। इफेक्टिव काउंसलर क्या होता है? उसमें एम्पैथी भी होनी चाहिए, ऑथेंटिसिटी भी होनी चाहिए, पैराफ्रेजिंग भी होनी, सब कुछ होना चाहिए। आगे लिखा है डिफाइन ओवरलैपिंग ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ डिफरेंट मेमोरी। जब बहुत सारी मेमोरी दिमाग में कर्व एक दूसरे को कट जाती हैं, जैसे बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में घूमती हैं,
तो उससे क्या होता है, उससे जो होती है उसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। खिचड़ी बन जाती है जैसे दिमाग में, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। आगे लिखा है विच एजुकेशनल गिव द आइडिया ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म के बारे में कहा था। बिहेवियरिज्म के फादर कौन से थे, जे.बी. वाटसन ने। आगे लिखा है एस्केप लर्निंग इज एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बेस्ड ऑन डैश रीइंफोर्समेंट। किस रीइंफोर्समेंट के ऊपर है, तो एस्केप लर्निंग जो होती है वो इंसान, एस्केप लर्निंग में क्या होता है कि इंसान उस चीज़ को छोड़ देता है, तो वो कब होता है, जब उसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है, दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। आगे आपका क्वेश्चन आया है कोग्निटिव थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन वाज प्रपोज्ड बाय। वो कहा थी एरन बेलेक ने। किसने दी थी, एरन बेलेक ने। आगे लिखा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज प्रपोज्ड बाय गार्डन। देखो लिंग्विस्टिक कार्ड दी हुई है, लॉजिकल मैथमेटिक्स दी है, म्यूजिकल दी है। क्रिएटिव के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। क्रिएटिव के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में हार्वर्ड गार्डन ने नहीं कहा है। वो कहा था थॉर्नडाइक की थ्योरी में है वो। आगे लिखा अ चाइल्ड हैविंग अ इंटेलिजेंस IQ ऑफ 55 to 17। उसको क्या बोलते हैं, वो मेंटली रिटार्डेड होता है। 70 से नीचे नीचे होंगे वो सारे मेंटली रिटार्डेड होंगे। जब 50 से 77 होंगे तो वो माइल्ड होंगे। अगर 20 का फ़र्क और डाल लो तो वो मॉडरेट पे चले जाएंगे। फिर बहुत ज़्यादा होंगे तो फिर मॉडरेट मेंटली पे हो जाएंगे। प्रोफाउंड तब होते हैं जब 20 से भी कम हो जाते हैं, दैट इज़ प्रोफाउंड। आगे ठीक है, आज के इतना बहुत है। थैंक यू फॉर द क्लास।